हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में। जैसा कि हम आप लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास थोड़ी सी दी थी, जिसमें आपको हमने थोड़ा सा बेसिक बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमने आपको कल बताया भी था कि हमको क्या पढ़ाना है। आज हमने बताया था कि आपको हम अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो सबसे पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, अच्छी स्थिति में। कहाँ? अच्छी दिशा में। स्थिति बोल सकते हो, दिशा बोल सकते हो, जिसको आप बोल के इंग्लिश में क्या बोलते हो, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो हम एक्सियल पोजीशन में क्या निकालने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इसका नाम दे दिया ए बी। क्या दे दिया, ए बी। मान लिया कि हमारे पास ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज उपस्थित है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस है 12, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। अब कह रहा है कि इनके मिड पॉइंट ओ से, कहाँ, इनके मिड पॉइंट ओ से एक्सियल पोजीशन में, कहाँ, एक्सियल पोजीशन में आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कह रहा है कि मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जहाँ आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो, बिंदु बी से जो इसकी दूरी हो जाएगी आर माइनस एल, और बिंदु ए से जो इसकी दूरी हो जाएगी आर प्लस एल। क्लियर है। तो ये आपकी थ्योरी थी। अब हम देखो कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें क्या बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु पी पर, कहाँ, बिंदु पी पर तीव्रता। क्लियर है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब लिख दो इंटेंसिटी ई एट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसका हम नाम दे दें E1। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण देखेंगे तो हम करेंगे P प्लस क्यू के कारण इस पर जो ये बिंदु P है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कल हमने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर। लेकिन अब आपको पता है कि प्लस क्यू से जो P की दूरी है वो R नहीं है, क्या है, R प्लस एल। तो आप रखोगे R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। फिर हम बात कर लेंगे सेम एज माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, है ना, E एट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज, इसको हम बता देंगे E2। और E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट में R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर है। देखो प्लस क्यू के कारण जब हमने P पर निकाला तो R प्लस एल लिया है, और जब माइनस क्यू के कारण हमने P पर निकाला तो R माइनस एल लिया है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि देखो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या है, R माइनस एल, और प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या है, R प्लस एल। बस इतना दोनों में डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पर प्लस मानोगे, यहाँ माइनस मानोगे। क्लियर। आप यहाँ पर भी माइनस ले सकते हो और इधर प्लस ले सकते हो, या इवन आप फिर कह रहे हैं कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर हमने निकाला है, आप चाहो तो माइनस क्यू के कारण पहले निकाल सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पहले प्लस क्यू के कारण निकालोगे या माइनस क्यू के कारण, या माइनस क्यू इधर होगा या प्लस क्यू इधर होगा, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्वेच्छानुसार आप जिधर चाहे रख सकते हैं। क्लियर। अब हम करेंगे बिंदु P पर, कहाँ, बिंदु P पर कुल तीव्रता की अगर बात करोगे, कुल तीव्रता का मतलब हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर है। अब E पर जब बात करोगे, E बराबर क्या होगा, तो E बराबर होता है, E देखो
याद रखना कि हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालने जा रहे हैं ना, तो जब P पर निकालोगे तो देखो E1 के कारण भी इस पर निकालना है, E2 के कारण इस पर निकालना है। अब इस पर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, ये इधर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AP की दिशा में, कहाँ, AP की दिशा में, और इस पर जब लिखोगे तो इस पर क्या लिखोगे, PB की दिशा में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बात कर लोगे जब डायरेक्शन की अगर बात करनी होगी तो। हालांकि देखो डायरेक्शन का यहाँ पर ज़्यादा इशू नहीं लिखोगे तो चलेगा, बस इतना मान लो कि यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करोगे, जो ज़्यादा है, तो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है E2। कैसे जानोगे कौन सा ज़्यादा है, तो जिसके नीचे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब आप किसी नंबर को कम से डिवाइड कर रहे हो, और जब कम से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, ज़्यादा आता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। यहाँ तक देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी बात है। क्या किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसके पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज था, इसके बी पर नेगेटिव चार्ज था, इसके मिड पॉइंट ओ से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, और नेगेटिव के कारण जो तीव्रता है वो क्या है, E2 है। जब हमको पॉइंट P पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी थी तो हमने कहा E बराबर E2 माइनस E1 होगा। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर E2 की वैल्यू क्या है, तो E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? क्या है, R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू देखो इधर से लिख लोगे, क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, वो आप कॉमन कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन मिल जाएगा, तो आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचेगा 1/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 1 प्लस R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इसमें से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है फ्रैक्शन है, नॉर्मल सी चीज़ है कि R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर इधर से हो जाएगा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो इधर आ जाएगा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब आपको पता है ये बन गया A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस में 2RL माइनस ब्रैकेट लगाइए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL। क्लियर है? देखो यहाँ पर बन रहा है A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर और ये बन रहा है A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर। बाकी जो नीचे लिखा है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। अब देखिए इसको हमने आगे नोट डाउन कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। क्लियर? ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जब ब्रैकेट ओपन करते हो सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL अपॉन में R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो अब आप जो निकाल रहे थे E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ध्यान देना 2RL ये हो जाएगा 4RL और अपॉन में बचेगा R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q को जब आप अंदर से इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा Q, ये 4RL था और 4RL को आप क्या कर सकते हो 12 इंटू 2R। क्लियर है? 4RL है, इसको हमने कर दिया 12 इंटू 2R और अपॉन में R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए तो 1/4πε0। क्लियर। इधर से हमने कहा ये हो गया q इंटू 2l, और q इंटू 2l किसके बराबर हो जाएगा, और ये हो गया q इंटू 2l/2r, और अपॉन में क्या लिखा है r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए q इंटू 2l ये किसके बराबर हो जाएगा, आप इधर लिख सकते हो साइड में कि p बराबर होता है q इंटू 2l। बताया था मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा P इंटू 2r, और अपॉन में ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो r इज मच ग्रेटर देन l अप्रोक्सीमेट टू 0। तो जब यहाँ से l को 0 कर दोगे तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा P इंटू 2r, अपॉन में r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ से l 0 हो जाएगा तो ये बचेगा r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक r से कार कैंसिल हो जाएगा। E बराबर आ गया 1/4πε0 2p/r³। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन एक्सियल पोजीशन, या अच्छी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है। इधर से हमने स्टार्ट किया। देखिए आपके लिए बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं कि यह डेरिवेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हम साइड हो गए हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं पूरे डेरिवेशन को। देखिए ये क्या है, क्या अच्छी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। तो हमने कहा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके बीच का डिस्टेंस 12 है। इसके एक पॉइंट बिंदु A पर प्लस Q चार्ज है और बिंदु B पर माइनस Q चार्ज है। A पर पॉजिटिव चार्ज है और B पर नेगेटिव चार्ज है। इसके मिड पॉइंट O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी दिशा में एक्सियल पोजीशन में एक बिंदु P है, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने कहा कि बिंदु B से P की दूरी कितनी है, या -4 से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो -4 से जो बिंदु P की दूरी है वो है r माइनस एल, और +4 से जो बिंदु P की दूरी है वो है r प्लस एल। क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर जब आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है तो वो आई है E1 बराबर 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। सेम एज -Q के कारण जब निकालोगे तो क्या आएगा, E2 बराबर 1/4πε0 Q और r माइनस एल का होल स्क्वायर। हमने कहा जब हम बिंदु P पर निकालेंगे नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो E बराबर E2 माइनस E1 होगा। E2 की वैल्यू जो यहाँ पर थी हमने इधर रख ली और फिर माइनस कर दिया, E1 की वैल्यू वैसे रख दी। इन दोनों में देखो 1/4πε0 Q हमको कॉमन मिल गया। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में यहाँ से 1/4πε0, यहाँ भी 1/4πε0 और Q, तो 1/4πε0 Q कॉमन कर दिया। यहाँ से जब 1/4πε0 Q निकल जाएगा तो हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से 1/4πε0 Q, यहाँ से जब इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इधर से r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो इसका यहाँ से इंटू कराया तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको देखो जो कॉमन था उसको आप लास्ट तक लिखते चले जाइए। इधर एलसीएम लिए हैं तो यहाँ नीचे का इंटू कराया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। तो नीचे का जब इंटू कराओगे तो वैसे लिखते चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सिर्फ, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम एज
आर एक ए बी की जगह क्या है आर एल है, तो हम क्या करते जाएंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस है तो माइनस लगाइए ब्रैकेट में, फिर इसको भी ओपन कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। सेम एज ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो जब साइन चेंज हो जाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आ गया माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस में 2RL, माइनस ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 2RL, यहाँ से 2RL, एक 2RL इधर है तो 2RL क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जब इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू 12 इंटू 2R, क्लियर है। 4RL को हमने तोड़ दिया है 12 इंटू 2R में। अब देखो क्या हो जाएगा Q इंटू 12 किसके बराबर होता है, Q इंटू 12 बराबर होता है P के, क्लियर। क्या होता है Q इंटू 12 किसके बराबर होता है P के, तो इसको हमने लिख दिया P की जगह पर ये हो गया 2R 1/4 P इंटू 2R, और यहाँ से अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आपको हमने बताया कि R इज मच ग्रेटर देन L, R जो है L के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप L को 0 मान सकते हो। यहाँ से L को 0 मानने के बाद बचेगा क्या R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ गया 1/4πε0 2P/r³। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि डेरिवेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और उम्मीद करते हैं आप लोगों का बोर्ड बहुत बेहतर जाने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों के पास, या जितने भी 10th और 12th का बोर्ड देने जा रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने भविष्य को सुधार सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, किसकी बात करेंगे हमने आपको बता दिया है वैद्युत अच्छी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बताया कि अच्छी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब हम बात कर लेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय दिशा बोल सकते हो या स्थिति बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं अब निरक्षीय स्थिति में। क्लियर, निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से मान लिया कि ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम दे दिया AB। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी 2L है। कितनी 2L। इसके मिड पॉइंट O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, कहाँ निरक्षीय स्थिति में मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन में एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको पता है जब ये पूरी लंबाई 2L है तो ये हो जाएगी L, सेम एज ये 2L है तो ये भी हो जाएगी L। ठीक है, अब देखो बिंदु A से जब P की दूरी निकालोगे, क्या बताया, जब बिंदु A से P की दूरी निकालोगे ये वाली, और सेम एज बिंदु B से P की दूरी निकालोगे, तो देखो ये कितनी है RL है और ये कितनी है R। तो आप देखो ये यहाँ से मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, इधर से भी थीटा एंगल बना रहा है। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, यहाँ से हो गया थीटा, ये हो गया L, ये हो गया R। और मान लो आपको हाइपोटेनस निकालना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर या हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो H बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आ गई, ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम एज इधर भी आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है।
तो इस तरीके से जो बिंदु ए से पी की दूरी आई है वो आई है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम एज बिंदु पी से बी की जो दूरी आई है वो आई है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो इधर से ये एल है ये आर है, सेम एज ये भी एल है ये आर है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो इसलिए दोनों से कितनी आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये पता आपको चल चुका होगा कि ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे आया। सेम एज अब हम देखो इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन में है, यहाँ पर मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है ना। हमने फिर कहा कि इसका कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको किधर प्लस मानना है किधर माइनस मानना है, बस इतनी सी बात फिक्स है कि एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। मान लेते हैं माइनस क्यू के कारण इस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 और इसके कारण इस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2। क्लियर है, इसका क्या नाम दे दिया E2। यहाँ से मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा होगा, तो ये भी थीटा एंगल बना रहा होगा। एक्चुअल में यहाँ पर अब आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम वियोजित करेंगे, तो इसको हम इधर साइड में डायग्राम बनाए दे रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है वो क्या है E2, क्लियर, इधर क्या है E1। इस चीज़ को आप समझिएगा। यहाँ से आप देखिए ये हमारा ये हमने जो इमेजिनरी सरफेस खींचा है ये हो गया E2, ये हो गया E1 और यहाँ से कितना थीटा बन रहा होगा, यहाँ पे थीटा बन रहा है। ठीक है, अब आप इसको रिजॉल्व करोगे, जब रिजॉल्व करोगे या वियोजित करोगे हिंदी में कहते हैं, तो देखो जिन दो लाइनों के साथ थीटा बनता है उसके साथ कॉस रखते हैं और जिसके साथ नहीं बनता उसके साथ साइन रखते हैं। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा और ये इधर हो जाएगा ऊपर की ओर E2 साइन थीटा। क्लियर है, सेम है E1 को जब रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा और इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक, डायग्राम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेम है, अब हम बात कर लेंगे डेरिवेशन की। तो है क्या एक्चुअल में आप निकालने क्या जा रहे हैं, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं, है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन में आप जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, जिसमें हमने कहा क्या बताया कि माना एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB है जिसके बीच की दूरी 2L है, A पर माइनस चार्ज और B पर प्लस चार्ज रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन में एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, अब मान लेते हैं कि बिंदु A से जो P की दूरी है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और बिंदु B से जो P की दूरी है वो भी अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। कैसे आई वो हमने अभी निकाल के दिखाया था, आप जो है वीडियो को हल्का सा बैक करके देख सकते हैं। मान लिया कि बिंदु माइनस Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी, वो बाहर की ओर होगी मतलब A की ओर होगी, और जो प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी E2 ऊपर की ओर होगी। हमने कहा कि ये देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो है नहीं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो है नहीं, ये इंक्लाइंड है, तो इनको हम रिजॉल्व करेंगे, वियोजित करेंगे। तो वियोजित करेंगे इस तरीके से, जिसके साथ में थीटा बन रहा है उसके साथ कॉस और जिसके साथ नहीं बन रहा है उसके साथ साइन। क्लियर है, अब हम बात कर लेते हैं माइनस Q के कारण, है ना, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। सेम एज अभी हमने बताया E एट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज। क्लियर है, अब हम बात कर लेंगे E एट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज। तो इसके कारण इस पर जब बात करोगे तो हमने कहा इसका नाम दे दिया E1 और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर का मतलब होता है जिस पॉइंट के कारण निकाले और जिस पर निकाले उनके बीच की दूरी। तो अब आपको पता है कि माइनस Q से जो P की दूरी है वो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ये ब्रैकेट में देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, अब हम बात कर लेते हैं
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। जब प्लस क्यू की कारण बात करोगे E एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, E एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जब इसके कारण निकालोगे पॉजिटिव के कारण, तो इसके कारण हमने मान लिया E2 और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपॉन में अंडर रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसकी भी डिस्टेंस सेम है तो E2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ये हो गया R² प्लस L², इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमने देखा क्या, हमको दिख गया कि E1 और E2 क्या है, इक्वल है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R² प्लस L² सेम एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q अपॉन R² प्लस L²। तो E1 बराबर है किसके, E2 के। अब जब हम बात करेंगे किसकी P पर, है ना, कुल तीव्रता, जब हम कुल तीव्रता की बात करेंगे, जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, E बराबर, है ना, P पर, है ना, P पर कुल तीव्रता की जब बात करोगे, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो यहाँ पर जब आप टोटल निकालने आओगे तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है। ध्यान क्या देनी है कि हमने इस यहाँ पर देखो डायग्राम, इस वाले पॉइंट को आप यहाँ बनाया है। यहाँ पर हमको दिख गया कि E1 बराबर है किसके, E2 के। हम चाहे तो इधर साइड में आप लिख सकते हो कि E1 बराबर है किसके, E2 के। क्लियर है, क्या बताया कि E1 बराबर है E2 के। तो आप यहाँ से क्या है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये क्या इक्वल होंगे? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि E1 बराबर है E2 के और साइन थीटा दोनों तो आपस में बराबर होंगे ही। क्लियर है। तो यहाँ पर जब टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चलोगे तो ध्यान देना, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, अतः यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है। क्या बताया कि E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा इक्वल है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, अतः यह क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ से जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। और जब अब आपको पता है कि E1 cos थीटा बराबर है किसके, E2 cos थीटा, तो आप चाहो तो E1 की जगह चाहे E2 रख दो, चाहे E2 की जगह पर E1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो इसको हमने मान लिया E1 cos थीटा। तो जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। क्लियर है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, E1 की। इसके साथ साथ आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जब आप डायग्राम देखिएगा तो इसमें कोई ट्रायंगल देख लीजिए, चाहे POB की बात कर लो या POA की बात कर लो। POB या POA में आप देखेंगे क्या कि cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या हिंदी में कहते हो आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं आधार बटे कर्ण। अब आपको पता है बेस कितना है, तो बेस है L, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बेस है L और हाइपोटेनियस दिया है √R² प्लस L²। ठीक है, इस तरीके से आपने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो अब आप देखिए जब E की बात करोगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या आई थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चाहे E1 की वैल्यू पुट करो या E2 की वैल्यू पुट करो, दोनों सेम ही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ये हो जाएगा R² प्लस L² इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है, वो निकल के आई है √L/√R² प्लस L²। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, L की। अब जब E की बात करोगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2QL को अंदर से इंटू कराओगे तो हमने कहा 2 इंटू इस 2 का L से इंटू करा दो, हो गया 2L, और अपॉन में क्या बचा, R² प्लस L², और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं √R² प्लस L²।
क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ से देखो क्या निकल के आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू 2L किसके बराबर होता है? तो Q इंटू 2L बराबर होता है P के। आप साइड में लिख सकते हैं कि हमने आपको बताया था P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। ठीक है, तो Q इंटू 2L किसके बराबर हो जाएगा? P के। नीचे क्या बचा? R² प्लस L², और ये अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक है, अब यहाँ से लिखोगे R इज मच ग्रेटर देन L देन L अप्रोक्सीमेट टू 0। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P, और अपॉन में क्या आ जाएगा? R² इंटू अंडर रूट R²। क्लियर है। अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R² इंटू R। तो E बराबर जो निकल के आया है वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³। तो ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल पोजीशन में, है ना, निरक्षीय स्थिति अथवा इक्वेटोरियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी और निरक्षीय बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उम्मीद करते हैं कि आपको डेरिवेशंस बहुत आसानी से समझ में आ चुके होंगे। हम अगले वीडियो में इसी प्रकार कुछ न कुछ डेरिवेशन ही लेकर आएंगे और आपके बोर्ड को हम बहुत आसान बनाने वाले हैं। बस हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू क्लास।